नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एमपी एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे आगमन विधि और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आगमन विधि देखिए, इसमें आगमन विधि में क्या होता है। इसको इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या है, इंग्लिश नाम वगैरह पूछ लेते हैं तो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगमन का अर्थ क्या है। पहले इस आगमन के अंदर ही इस विधि का महत्व छिपा हुआ है। देखो, नाम स्पष्ट है, आगमन का अर्थ है आया हुआ। क्या है, मतलब कोई नॉलेज अपन जानते हैं या कोई ज्ञान अपन जानते हैं, उस ज्ञान को कहीं ना कहीं आगे अप्लाई करना, उस ज्ञान को कहीं ना कहीं आगे अप्लाई करना, या यूं कह सकते हैं अपन स्थूल ज्ञान। क्या बोल सकते हैं अपन? स्थूल ज्ञान। स्थूल ज्ञान का अर्थ है जो अपने समक्ष होता है, ठीक है, और अस्थूल क्या होता है, जो अपने समक्ष नहीं होता है। तो जो सामने वस्तुएं दिखती है उनके बारे में अगर कोई बालक सोचता है या उनके आधार पर कोई तथ्य का उजागर करता है, तो इन जो दिखने वाली वस्तुओं को अपन बोलेंगे स्थूल ज्ञान। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि जो आगमन विधि होती है, क्या होती है, आगमन विधि में जो छात्र होते हैं या विद्यार्थी होते हैं, ये भिन्न भिन्न तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का विकास करते हैं। क्या करते हैं? अपनी मानसिक शक्ति का विकास करते हैं। भिन्न भिन्न तथ्यों के आधार पर बालक या बच्चे स्थूल वस्तुओं से नवीन तथ्यों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक परिभाषा है इसकी कि जो बालक होते हैं, जो भिन्न भिन्न तथ्य उनको ध्यान में रखते हैं और इनके आधार पर ये नवीन तथ्यों का निर्माण करते हैं, और इनको समझाने के लिए अनेक विशिष्ट उदाहरण बालकों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। विशिष्ट उदाहरण बालकों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है इसमें कि अनेक विशिष्ट उदाहरण बालकों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और सामान्य सिद्धांतों की उनको मोटिवेट किया जाता है। या यूं कह सकते हैं कि इन उदाहरणों की सहायता से जो बालक है, उन बालकों को सामान्य सिद्धांतों की तरफ ले जाया जाता है और सामान्य सिद्धांतों की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, तो इसकी बेसिक परिभाषा है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए बालक इनकी सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि बताइए आगमन विधि का कहां पर यूज होता है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। क्योंकि जो आगमन विधि होती है, इसका जो प्रयोग होता है, ये प्रयोग कहां पर होता है? एक तो अंक गणित में होता है। क्या होता है? अंक गणित में इस विधि का प्रयोग होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और देखते अपन रेखा गणित में भी इसका प्रयोग होता है। कहां होता है? रेखा गणित में भी इसका प्रयोग होता है, तो अपने को ध्यान में रखना है ये। ठीक है, इसके बाद और भी देखिए इसमें क्या होता है। एक परिभाषा दी जायस ने एक परिभाषा दी। वो यूं कहते हैं कि उदाहरणों की सहायता से विशिष्ट तथ्यों का निर्माण करना। उदाहरणों की सहायता से विशिष्ट तथ्यों का निर्माण करना ही आगमन है। ठीक है, ये जायज की परिभाषा है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है। फिर देखिए इसमें क्या होता है। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछ ले किस प्रकार की विधि है, तो ये विकासात्मक विधि है। कौन सी विधि है? विकासात्मक विधि है।
क्योंकि इसमें बालकों की क्या मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसमें आपसे पूछ ले कि आगमन विधि में कितने प्रकार के शिक्षण सूत्रों का या सिद्धांतों का पालन होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आगमन विधि में क्या होता है, 3 प्रकार के शिक्षण सूत्रों का या सिद्धांतों का प्रयोग होता है। 3 सिद्धांतों का प्रयोग होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, बालक सबसे पहले जो सामने चीजें दिखाई देती है उनको टारगेट करके नई वस्तुओं के बारे में सोचता है। तो सबसे पहला सिद्धांत इसमें आता है ज्ञात से अज्ञात। क्या आता है, ज्ञात से अज्ञात। इनके बारे में विस्तृत चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे हम लोग, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। फिर आएगा स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म, ये आपका दूसरा सिद्धांत है। इसमें और भी बहुत सारे सिद्धांत आते रहते हैं। और देखिए इसमें एक और विशिष्ट से सामान्य, कौन सा आएगा, विशिष्ट से सामान्य। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो इन 3 प्रकार के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है इसमें, या यूं कह सकते हैं कि इन शिक्षण सूत्रों के अलावा 3 सिद्धांत इनको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछ ले कि आगमन विधि में कितने प्रकार के चरण होते हैं। क्या पूछ ले आपसे एग्जाम में कि आगमन विधि में कितने प्रकार के चरण होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। आगमन विधि के चरण, आगमन विधि की क्या है, 4 चरण है। कितने चरण है, 4 चरण। अपने को ध्यान में रखना है कि कितने प्रकार के चरणों का इसमें यूज होता है। तो सबसे पहला इसमें चरण आएगा उदाहरण, मतलब इसमें उदाहरणों का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, उदाहरणों का निर्माण किया जाता है। फिर उनका निरीक्षण होता है। क्या होता है, उनका निरीक्षण होता है। फिर क्या होता है, निरीक्षण होने के बाद उनका नियमीकरण होता है, नियम वगैरह अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, ये तीसरा आपका। फिर नियमीकरण के अलावा चौथा क्या होता है, फिर उनको परीक्षण अप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है, अप्लाई, ठीक है। तो इन 4 प्रकार के चरणों का इस आगमन विधि में प्रयोग होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आते हैं, तो उसके गुण और दोषों की अपन चर्चा करेंगे। लेकिन दोष और गुणों की चर्चा करने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसके गुण और क्या इसके दोष है, इनका अपन वर्णन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है गुण में, कि इसमें बालक क्या होता है, जो सामने चीजें होती है या वस्तुएं होती है उनको देखता है और आसानी से नियमों का निर्माण करता है। क्या करता है, आसानी से नियमों का निर्माण करता है। तो यही है कि इस विधि द्वारा से आसानी से नियमों का निर्माण होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, क्योंकि जल्दी समझ में आ जाती है बालकों को उदाहरण के द्वारा। इसके बाद बालक क्या होता है, स्थूल के बाद नई नई चीजों को सीखता है, या यूं कह सकते हैं उसमें कि मानसिक क्षमता का विकास होता है। क्या होता है, मानसिक क्षमता का विकास, मानसिक क्षमता का इसमें विकास होता है। इसके बाद क्या होता है, जब बालकों में मानसिक क्षमता का विकास हो जाता है तो वो तर्क करते हैं। क्या करते हैं, तर्क का विकास। और जब बालक विभिन्न प्रकार के तर्क करने लग जाते हैं तो उनमें एक आत्मविश्वास भी पैदा होता है। तर्क का विकास व आत्मविश्वास, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनकी सत्यता की जांच भी बालक ही करते हैं, है ना। तो नियमों की सत्यता की जांच स्वयं छात्र ही कर लेते हैं, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या क्या इसके दोष है, इन दोषों का अपन वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि बालक के सामने कोई वस्तु होती है, उससे नई नई वस्तुओं के बारे में वो सोचता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बालकों का आईक्यू लेवल अलग अलग हो सकता है, कोई सोच पा रहा है, कोई नहीं सोच पा रहा है।
तो यहाँ पर क्या हर बालक का कुछ न कुछ समय वेस्टेज होता है, हर बालक को अपन ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ यूं कह सकते हैं कि इस विधि में समय अधिक लगता है। क्या लगता है? समय अधिक लगता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना। और क्या क्या है इसमें? इसके बाद इस विधि में क्या होता है, चूंकि बालक ही सोचता रहता है, तो यहाँ अध्यापक की तो कोई भूमिका ही नहीं रही। तो यूं कह सकते हैं इसमें शिक्षक निष्क्रिय रहता है। शिक्षक निष्क्रिय रहता है। ये इसका दोष था। अगला दोष है इसमें कि ये जो विधि है सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है ना? ये भी अपने को ध्यान में रखना है। यह विधि सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। अगली बात क्या है इसमें, क्या क्या इसके और दोष हो सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या होता है, इसमें बालक के अपने सामने जो वस्तु रहती है उन्हीं को सोचता है, या यूं कह सकते हैं कि इसमें अन्य विषयों का ज्ञान उसको मिल नहीं पाता है ना? तो ये भी इसका एक दोष है। इस विधि से अन्य विषय नहीं पढ़ाए जा सकते। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये इसके कुछ दोस्त थे, ये अपने को ध्यान। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें।